सारे माध्यम कम्युनिकेशन के माध्यम है, उनका कोई आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं होता, उनका कोई वैचारिक चरित्र नहीं होता, वो चाहे मार्क्स का ही लिखा क्यों ना हो। तो इंटरनेट की पूरी लड़ाई इस बात पर है कि इस आइडियोलॉजी को कम्युनिकेशन से एकदम बहिष्कृत किया जाए। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं जिससे कि आप इसके विचारधारा विरोधी नजरियों को आप समझ सकते हैं। जब तो सोवियत संघ क्यों गिरा, कभी सोचा आपने? इतना ताकतवर देश जिसने दूसरा विश्व युद्ध जीता, जिसने हिटलर को परास्त किया, वह देश बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कोई रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल एकदम तहस नहस हो गया और 11 देशों में टुकड़े टुकड़े बट गया। छोटी सी चीज, एक विज्ञापन सैटेलाइट टेलीविजन के जरिए दिखाया गया और वो पहली बार हुआ क्या कि गोरबाचोव की सरकार ने एक काम किया, और मेरे ख्याल में गोरबाचोव से पहले आंद्रोपोव के टाइम पर ये शायद ये शुरुआत हो गई कि वो दूसरे देशों के जो सैटेलाइट टेलीविजन थे वो आप देख सकते थे उनके, तो पहले वो सैटेलाइट टेलीविजन देखे नहीं जा सकते। तो वो जब पहली बार रूसी जनता ने विज्ञापन देखे, उस विज्ञापन ने एक अजीब किस्म की टेंशन पैदा कर दी। रूसी नौजवानों में एक खास तरह की इच्छाएं उसने जगा दी। अच्छा, पैंट ऐसा अच्छा होता है, टी शर्ट ऐसे अच्छे होते हैं, तरह तरह के कपड़े उनके विज्ञापन, तरह तरह की कॉस्मेटिक्स उनके विज्ञापन, तो वहां बहुत अच्छा कंज्यूमर बाजार नहीं था। पहली बार विज्ञापनों के प्रसारण में सोवियत समाज में भयानक असंतोष को पैदा किया। लोग दुकान पर जाकर पूछ रहे हैं, दुकान पर वो चीज मिल नहीं रही है। यह कंडीशन अभी भी है, अभी भी वहां रिस्ट्रिक्टेड ढंग से चीजें मिलती हैं। मतलब दुकानदार जैसे ना, वो दुबई से कोई चीज मंगाएगा तो कहेगा 25 शर्ट भेज देना। अच्छा, 25 शर्ट जिस समय आती हैं वो 2-1 मिनट में बिक जाती है, क्योंकि पूरा बाजार में लोग खड़े, पैसा है उनके पास में, लेकिन शर्ट नहीं है। वहां चीजें आज भी कम है और लोगों के पास में पैसा है, लेकिन चीजें कम है। हमारे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो इफ्रात में बाजार भरे पड़े हैं। आप इस मॉल में नहीं माल मिलेगा, दूसरे मॉल में माल मिल जाएगा, वहां हर चीज रिस्ट्रिक्टेड है। उसने एक नई चीज पैदा की, जीवन शैली के प्रति ललक, नए किस्म की जीवन शैली के प्रति जो ललक पैदा की, उस ललक ने पूरे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी को जनता से एकदम अलग थलग कर दिया। सारी जनता एक तरह से सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत कर रही। एक और घटना घटी। एक मेरी मित्र है जो अभी जेल में चाइनीज प्रोफेसर है, सुकन्या, वो चाइना में पढ़ती थी। तो जब चाइना में पढ़ती थी तो ये माओ के मरने के बाद में उसने क्या किया कि वो कोई, मेरे ख्याल में उत्तरी अमेरिका की कोई टेलीविजन कंपनी थी, उसने कोई सीरियल बनाया चाइनीज में, उसमें वो हीरोइन बनी। और वो सीरियल का जो थ्रस्ट एरिया था वो ये था कि कम्युनिस्ट बड़े करप्ट होते हैं, बेईमान होते हैं वगैरह वगैरह, और उसमें वो हीरोइन थी। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को जानती नहीं थी कि इस सीरियल का क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो उदारता में, माओ के बाद में उदारता जो चली देंग के जमाने में, तो उन्होंने उस सीरियल की अनुमति दे दी कि दिखाया जाए। तो वो संघाई टेलीविजन से दिखाया जाता था सीरियल। ये थिएनमेन स्क्वायर की घटना की पहली घटना बता रहा हूं आपको, जिसमें 40 लाख लोग थिएनमेन स्क्वायर पे इकट्ठे हो गए प्रोटेस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी। उस सीरियल के कुछ एपिसोड मैंने भी देखे थे संयोग से, क्योंकि भाई एक परिचित लड़की काम कर रही है उसमें, तो मैं हंस रहा था और मैं ये सोच रहा था कि अब दुर्घटना कब होती है। मैं जस्ट इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप विश्वास नहीं करें, वो सीरियल की ब्रॉडकास्ट होता था उत्तरी अमेरिका से किसी चैनल से, और यहां संघाई में उसे खाली रिले करने का काम संघाई टेलीविजन करता था और बीजिंग टेलीविजन करता था। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकला कि जब वो थिएनमेन स्क्वायर पर जब 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, तब किसी ने कहा कि एक चैनल आ रहा है जिसकी की सबसे ज्यादा रेटिंग है, एक सीरियल आता है जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग है, जिसमें कम्युनिस्टों को भ्रष्ट दिखाया गया और लगातार भ्रष्ट दिखाया गया, और ये सारी जनता को उस सीरियल ने उन्मादित किया।
तो पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने उस सीरियल को बंद किया। नीचे तो जो मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई, लोग हटाए गए, कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जेल में डाला गया, क्योंकि उसी के समय वो सब सौदे होके वो सीरियल ब्रॉडकास्ट हुआ। यहाँ जो नई चीज घटी सैटेलाइट के आने के बाद और इंटरनेट के आने के बाद, खासतौर इंटरनेट के आने के बाद सबसे बड़ी घटना कौन सी घटी बताइए? जिसने सरकार हिला दी, जानते हैं? क्लिंटन। बिल क्लिंटन का जो अफेयर था, उस अफेयर को सबसे पहले डिस्क्लोज किया इंटरनेट ने। कोई अखबार छापने के लिए तैयार नहीं था उस अफेयर को। बिल क्लिंटन की जो असिस्टेंट थी, उसके साथ में उसके जो संबंध थे, उसको लेके कोई भी अखबार अमेरिका का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। तो पहली बार उसको इंटरनेट पर एक्सपोज किया गया, और इंटरनेट पर जो एक्सपोजर था उसका दुष्परिणाम आप जानते ही हैं कि बिल क्लिंटन ने कम से कम 1 दर्जन बार सीनेट में माफी मांगी। इमेज तो गई सो गई, और जब इंटरनेट पर एक बार एक्सपोज हुआ वो, तो उसका जो नीचे रिपरकशंस थे वो सारे अखबार तरफ जाने के लिए मजबूर थे। एक और चीज लोगों की समझ में आई, पहले सोचा गया था खाली इसमें सामान्य कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन बाद में कन्वर्जन के तहत इसमें और दूसरे माध्यमों को भी शामिल कर लिया गया। तो रेडियो भी शामिल कर लिया गया, उसमें संगीत भी शामिल कर लिया गया, उसमें फिल्म भी शामिल कर लिया गया। अब स्थिति यह है कि आज इंटरनेट सिर्फ एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो कि सारे माध्यमों का एकदम बादशाह है। और इस माध्यम को समझने के लिए हमें जिस तरह के विवेक की जरूरत है, जिस तरह की समझ की जरूरत है, वो हमारे पास विवेक और समझ अभी कम से कम नहीं है। इस प्रसंग में आखिरी बात, और वो फेसबुक से संबंधित, और एक आध बात जो अपने देश से संबंधित।